उन फिजिकल क्वांटिटी को हमने बेसिकली दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक स्केलर और एक वेक्टर। का मतलब हुआ कि भाई साहब बस जो है मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर तू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तेरे को पता है और तुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुझे पता चल गई, तो जब तू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देगा तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स निकल आ जाएंगे। उसी प्रकार कोई भी दो वेक्टर हो जिनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। a प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर c आएगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो भैया माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है वेक्टर और कैलकुलस। एंड आई होप आप सब लोग को ये बात मालूम होगी कि भैया ये जो वेक्टर चैप्टर है कायदे में ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है। 12th क्लास में वेक्टर एंड 3D आप भरपूर टाइम लेके मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे और जो कैलकुलस है इसमें तो भाई साहब 12th क्लास में अच्छा खासा टाइम हम लोग देते ही हैं। वहां पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, मैक्सिमम मिनिमम, ना जाने कितना सारा वक्त हम लोग वहां पे कैलकुलस पे देते हैं। सर कहना क्या चाहते हो, मुद्दे पे आओ। मैंने कहा कहना मैं ये चाहता हूं कि देख वैसे तो चैप्टर बहुत बड़े हैं, ठीक, छोटे मोटे चैप्टर नहीं है, ठीक। 12th में कैलकुलस वाला चैप्टर अच्छा खासा कम से कम 1 से 2 महीने तक आप लोग पढ़ोगे वहां पर, और वेक्टर भी खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर केवल उतनी चीजें डिस्कस करूंगा जो कि फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ मारिए, क्योंकि देख भैया हमारे पास तो 1 ही घंटा है, सही बात है, 1 घंटे का टाइम स्लॉट मिला है, 1 घंटे में 50 मिनट, 1 घंटा इतना ही मिला है। अब उस 1 घंटे में ये 2 महीने की चीज या फिर ये 10-15 लेक्चर की, इंक्लूडिंग क्लास में भी हम लोग वेक्टर 10 लेक्चर तक तो पढ़ ही लेते, तो यार ये सब चीजों को समराइज करना है, तो दैट मीन्स ये एक डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो यहां पर मैं केवल वही बातें, ऑल्दो बात मैं सारी करूंगा, लेकिन उन बातों पे ज्यादा फोकस करूंगा जो बेसिकली हमारे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा चैप्टर है भैया फिजिक्स। हम वेक्टर में उन चीजों के बारे में रिवीजन करेंगे, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कैलकुलस में उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी आवश्यकता भैया हमारी फिजिक्स में पढ़ने वाली है। फिजिक्स में पढ़ने वाली का मतलब समझ जा कि जिससे हमारा फिजिक्स का काम ना अटके, फिजिक्स हमारी बढ़िया चलती रहे। जहां जहां फिजिक्स में हमें जो है वेक्टर की आवश्यकता पड़ रही है, हमें अगर कैलकुलस की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम वहां पर काम चला के ले जाएं, हमारा काम ना अटके भैया, उतना हमको पढ़ना है। यहां पर यह मत सोचना कि भाई साहब हमें वेक्टर माहिरत हासिल करनी है, हमें वेक्टर सारे सवाल फोड़ने, अगर इतना है तो कोई नहीं, जब 12th क्लास में आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ना जाके। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा जेईई एडवांस या जेईई मेंस अभी देना है, तेरे को तो बाद में देना है। जब तुम जेईई मेंस और जेईई एडवांस बाद में देने जाओगे तब क्या होगा, तब तक तुम मैथमेटिक्स में चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। तो अगर इन चैप्टर से कोई सवाल अगर मुश्किल आ भी गया ना, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को मुश्किल लग रहा है, तो बिलीव मी जब आप मैथमेटिक्स में ये वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो यही सवाल, यही मुश्किल सवाल तुम्हें इतना आसान, इतना चूरन लगेगा, तुम कहोगे सर हम तो फालतू में टेंशन ले रहे थे उस टाइम पर। तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर हमारा भी मेन टारगेट जो है वो हमारा है फिजिक्स, और हम यहां पर, हमें नहीं, मैं तुम्हें भी इसी बात पे फोकस करूंगा कि वेक्टर और कैलकुलस केवल अभी उतना ही पढ़े जितनी आवश्यकता जो है आपकी फिजिक्स में पढ़ने वाली है। अननेसेसरी यहां पर उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, आप फिजिक्स में फोकस करो ना यार, ठीक है, आप फिजिक्स सीखो, यहां पर केवल उतना ही पढ़ो जितनी हमें आवश्यकता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो सबसे पहले बात आती है वेक्टर। क्या होता है वेक्टर भैया? फिजिक्स जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जो है जिनके पास अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। बोले ठीक है भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने बहुत सारी डिफाइन कर दी। अब हमने देखा, बहुत सोचा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th 12th क्लास की फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फिर एक काम किया कि फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया। तो उन फिजिकल क्वांटिटी को हमने बेसिकली 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक स्केलर और एक वेक्टर। मैं जो बात कर रहा हूं वो 11th और 12th क्लास की फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो हमने भाई साहब 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, एक था स्केलर, एक था वेक्टर। स्केलर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भैया जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, और फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमको ऐसी देखने के लिए मिली जिनमें हमको कुछ अलग तरह की जो है बेसिकली कैलकुलेशन देखने के लिए मिल रही थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं भाई 2 + 3 कितना होता है, तुम बोलोगे 5 होता है। लेकिन वही अगर ये चीज मैं आपसे बोलूं भाई साहब एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे आपने 2 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया और 3 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया, तो बताओ नेट फोर्स कितना लगाया? तू बोलेगा भैया जी 5 लगाया। ये तो देसी भाषा में कोई भी बोल देगा। वहीं अगर मैं बात करूं भैया इस केस में, बता 3 न्यूटन का फोर्स कितना लगाया आगे और 2 न्यूटन का फोर्स लगाया पीछे, मैंने कहा अब बता नेट फोर्स कितना होगा इफेक्टिवली। नेट फोर्स का मतलब इफेक्टिवली आपने कितना फोर्स लगाया। तो शायद आप बोलोगे कि सर जी देखो यहां पे तो हो जाएगा 3 - 2 और यहां पर हो जाएगा भैया 3 + 2। मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है? क्या दोनों ही केस में 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स लगाया? बोले हां सर।
मगर कट कर दे रहा है, कभी तो यहाँ पे घटा दे रहा है, वो हो क्या रहा है यार, ये कभी ऐड कर दे रहे हो कभी घटा दे रहे हो। इसका मतलब यहां पर ये जो फोर्स है ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि भाई साहब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, उसी आधार पे हम दोनों का रिजल्टेंट निकाल पा रहे हैं, दोनों का जो है नेट फोर्स निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिकली मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, ओके, उनके पास मैग्नीट्यूड है, उनके पास डायरेक्शन है, और उनके साथ हमने कुछ अलग तरह का देखा कि कुछ अलग तरह के लॉ को वो फॉलो कर रही थी जिसको हमने बोला लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या बोल दिया भाई साहब, वेक्टर। मतलब वेक्टर मतलब तीन बातें हैं बेटा, मैं फिर से बता देता हूं, वेक्टर का मतलब तीन बातें हैं। पहली बात मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन, और तीसरा जो हम लोग यहां पे वेक्टर में जो लॉ हमने डिफाइन किए हैं, जैसे पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, वो इन लॉ को फॉलो करे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इन तीन बातों को फॉलो करेगी, हमने बोला भाई साहब वो वेक्टर है। ठीक है भाई, इसके बाद फिर कुछ चीजें आई, बोले सर एक बार बताओ, करंट है, करंट की भी तो डायरेक्शन होती है, ठीक, तो बताओ स्केलर होगा वेक्टर होगा। मैंने कहा भैया देखो करंट जो भी है वो वेक्टर लॉ को तो फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम बोलेंगे भाई साहब भैया वो वेक्टर नहीं है। तो चलो मुद्दे पे आते हैं अब। उसके बाद जैसे कि मैंने टर्म बोला वेक्टर, वेक्टर बहुत देर से वेक्टर वेक्टर बोल रहे हैं, क्या होता है वेक्टर। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास जो बेसिकली तीन बातें होनी चाहिए, पहला क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो होना चाहिए। वो फिजिकल क्वांटिटी जो इन तीन बातों को फॉलो करेगी हम बोलेंगे भाई साहब वेक्टर है। अब वेक्टर बोल दिया तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए गणित में हमने बोला कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर ए है तो उसके ऊपर सर जी ऐसे ऐसे एरो लगा दो। अगर आप ऐसा एरो लगा दोगे तो हम समझ जाएंगे वेक्टर है। सपोज आप फोर्स के बारे में बात कर रहे हो, तो फोर्स को अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो भाई मजा नहीं आ रहा है, गंजा सा दिख रहा है, इसको ना अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से इसको जो है ना वेक्टर वेक्टर ये वाला साइन लगा दो, तो हम पहचान जाएंगे इसको कि भाई ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट सर इसका रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में कैसे करते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में हम करते हैं एक एरो से। एरो का जो ये तीर होता है, इसका जो हेड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई साहब वेक्टर उधर है, और ये जो टेल होता है ये रिप्रेजेंट करता है भाई साहब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका आगे वाला पॉइंट है, और इसकी जो लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी इसके मैग्नीट्यूड को, और बोलेंगे भैया ये बेसिकली जो वेक्टर है इसका तीर का जो निशान है वो इस तरफ है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन की तरह मेरे भाई उधर। इस प्रकार हम लोगों ने वेक्टर को एक तरीके से यहां पर क्या किया, डिफाइन किया, ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझा सकें कि देख भाई साहब इस तरीके से जो है हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर और बहुत सोचा, खूब सारी फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ हमने देखा, तो हमने बोला चलो टाइप्स ऑफ वेक्टर, कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं वेक्टर का। तो आपके नोट्स में ऐसे कुछ टर्म्स आए होंगे, मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिसमें सब कुछ इक्वल है। सब कुछ इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, और फिजिकल क्वांटिटी भी क्या है, सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर जो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, और जो कहते हैं जिनका जो है फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, तो उनको हम लोगों ने बोल दिया भाई साहब क्या, इक्वल वेक्टर। फिर आया एक आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है, जो एक दूसरे के पैरेलल है, जिनकी डायरेक्शन सेम है, उनको हम लोगों ने बोल दिया पैरेलल वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तू तो बस केवल इतना याद रख, डायरेक्शन सेम, पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने देखा भाई साहब एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, खत्म कहानी। एक वेक्टर आगे तो दूसरा पीछे, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको हम लोगों ने बोल दिया एंटी पैरेलल वेक्टर। फिर कुछ वेक्टर ऐसे हैं जिनको तो नाम से ही उठा लेगा, जैसे कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर मतलब मैं तुझसे बोलूं भैया एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर बी इधर है, और भैया दोनों की पूंछ यहां पर मिली हुई है, तो हमने बोल दिया दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कोइनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है। मैं इसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता हूं। मैं अगर तुझसे ऐसा बोलूं भाई एक टावर है, काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने इस तरह के सवाल देखे होंगे कि टावर को ऊपर फेंक के मार दिया बच्चा 20 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है, अगर पार्टिकल हवा में है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा। मैंने कितना हो जाएगा, बोले सर जी हो जाएगा। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी की तरह ऊपर, एक्सेलरेशन की तरह नीचे, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। इसका मतलब हियर इन दिस केस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द एंटी पैरेलल वेक्टर। बिल्कुल इसी प्रकार मैं तुझे ऐसा बोलूं भाई साहब एक पार्टिकल है जिसको टावर से आपने नीचे फेंक के मार दिया, नीचे फेंक के मार दिया, सब माना 20 मीटर पर सेकंड से, और मैं तुझसे बोलूं भाई साहब इसका एक्सेलरेशन पार्टिकल का नीचे की तरफ है जी, तो अब जी भी नीचे की तरफ है और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन जो नीचे की तरफ सेम है, तो आप बोलोगे यस सर डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर है। आप इनको इक्वल वेक्टर नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में काफी अंतर होता है, जो बातें आप पढ़ते हो कहां पर, काइनेमेटिक्स में। तो ये चीजें मैंने यहां पे आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अबे लिखी तो थी, हाँ ये मैंने यहां पे लिख दी है ताकि आपको जो है कभी नोट्स की जरूरत पड़े तो आप यहां से देख पाए। इक्वल वेक्टर लिख दिया, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोइनिशियल। उसी प्रकार नेगेटिव वेक्टर का मतलब हुआ कि भाई साहब बस जो है मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। दैट मींस आप ये चीज समझ सकते हो कि किसी वेक्टर को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा।
मल्टीप्लाई से याद आया कि मैं अगर ऐसा बोलूं भाई साहब ये कोई वेक्टर ए है, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो इसका मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि सर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 गुना हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आपने केवल एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर आप बोलते हैं सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं -3 से, तो इसकी लेंथ तो हो जाती है मेरे भाई 3 गुना ज्यादा, इसकी लेंथ 3 गुना ज्यादा हो जाती और जो डायरेक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाती। मतलब आप बोलते सर वेक्टर कुछ -3 है, वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वेक्टर की एक बहुत खास बात है कि वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, इसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। भरपूर इस्तेमाल करने का मतलब मैं तुझे ऐसा बोलूं भाई साहब ये वेक्टर, इसको तू नचा दे ऐसे पैरेलली, जैसे तेरा मन करे तू वैसे नचा दे। तू किसी भी नचाने का मतलब पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इसको ऐसे घुमा नहीं सकते। अगर आपने किसी वेक्टर को घुमा दिया तो आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इसका मतलब अब वो वेक्टर तेरा बदल जाएगा। किसी वेक्टर को अगर तो पैरेलली शिफ्ट करेगा तो उस वेक्टर की सेहत पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझसे बोल दूं भाई ये देखिए भैया एक वेक्टर सपोज एग्जांपल के तौर पे ये है, सपोज ये वेक्टर ए है, और अगर मैं तुझसे ऐसा बोलूं इसको उठा के मैंने यहां रख दिया तो अभी भी ये ए ही है, यह चेंज ना होगा बिल्कुल भी। अब मैं कहूं भैया इसको उठा के तू सपोज यहां लेके चला गया, अभी भी ए है, अभी भी ए है, अभी भी ए है, अभी भी ए है। और अगर मैंने इसको घुमा दिया अब चेंज हो गया, अब वेक्टर चेंज हो गया, और जस्ट मैंने अगर अपोजिट कर दिया तो तू बोलेगा सर अब ये जो वेक्टर है पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद अगली चीज आती है सर एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल बिटवीन द वेक्टर मतलब सर सपोज मैं ऐसा बोलूं एक वेक्टर ए यहां पर है और एक वेक्टर भी यहां पर है, कुछ ऐसे हैं कि दोनों की पूंछ एक साथ मिली हुई है, तो उनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब थीटा की वैल्यू सपोज मैं कह दूं भाई साहब यहां पे 60 डिग्री है, तो ये बोलेगा तो एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये वाला वेक्टर नहीं बोले, ये नहीं बोलेगा सर मैं तो ये वाला एंगल बोलूंगा। ठीक है सर 360 - 60 वाला बोलेंगे नहीं, 0 और 180 के बीच का जो एंगल होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था एंगल बिटवीन द वेक्टर। बिल्कुल उसी प्रकार सर ये तो पूंछ से पूंछ मिली है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मूंछ से मूंछ मिली हो। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है। सपोज मैं आपसे बोलूं भाई साहब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो ये एंगल कहलाया जाएगा इन दोनों के बीच का वेक्टर। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी थीटा। अब यहां पर कभी कभी सवाल थोड़े से घुमा फिरा के आ जाते हैं, बोलते हैं भैया ये रहा वेक्टर ए, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और जी ये रहा वेक्टर बी, अरे जी ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसने एंगल बना रखा है 30 डिग्री, तो बताओ यहां पर दो वेक्टर के बीच का क्या एंगल होगा। तो इन दैट केस मैं चाहूंगा कि आप पैरेलल शिफ्टिंग जी भर के करो। तेरा मन कर रहा है इस वेक्टर को उठा के सर इसकी पूंछ पे रख दो, सर देखो अब दिख गया तुमको ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया भाई साहब 30 डिग्री हो गया। तेरा मन कर रहा है नहीं सर मैं तो ए को शिफ्ट नहीं कर रहा, मैं तो इस बी को शिफ्ट करके इसके पूंछ पे लाकर रखूंगा यहां पर, तो आप चेक करके देखो यस अभी भी ए और बी के बीच का एंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब मैं बस केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि कभी तेरे सामने ऐसा दिखे कि वेक्टर अपनी दुनिया में मस्त है तो सालों को पकड़ के ले आओ और उनकी पूंछ मिला दे। समझ में आ रही बात? दोनों पूंछ के बीच का जो एंगल होगा उसको तो बोल देगा क्या, एंगल बिटवीन द वेक्टर। क्लियर है? ठीक है सर, ये बात क्यों आई एंगल बिटवीन द वेक्टर? मतलब ये बात इसलिए आई कि अब हम लोग बात करेंगे दो वेक्टर के रिजल्टेंट पे। तो हम लोगों ने ऐसा देखा मैथमेटिकली, इसका प्रूफ का वक्त हमारे पास नहीं है, कि सर एक वेक्टर ए इधर है, एक वेक्टर बी सपोज इधर है, हम जानना चाहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट। यहां पर रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों का वेक्टर सम। आपने ए को ए में बी जोड़ा तो इस ए प्लस बी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पहला नाम इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दूसरा नाम इट इज द समीशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तीसरा नाम इट इज द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस प्रकार भिन्न भिन्न नाम से आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू, क्वेश्चन में इस तरह के टर्म्स यूज किए जाएंगे। सबका मतलब यही है कि भैया ए और बी को अगर तमीज के साथ जोड़ो, तमीज के साथ जोड़ोगे मतलब ए और बी को अगर आप वेक्टरली अगर आप जोड़ोगे तो क्या उसका रिजल्टेंट आएगा, भैया हमको ये बता दो। तो इसके लिए हम लोगों ने जो प्रॉपर सॉल्व किया, तो मैं पूरा, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो मैं आपको यहां पर डिटेल में डेरिवेशन बताने का वक्त मेरे पास है नहीं, तो जब हम दोनों ने जब हमने इसको सॉल्व किया तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो हमने देखा इनका रिजल्टेंट कहीं इधर बीच में निकल के आया। ठीक है भाई साहब, सपोज ए और बी का रिजल्टेंट सी है तो मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर सी बराबर ए प्लस बी, ये वेक्टर के साथ लिख रहे, ध्यान से सुनना, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये गलत है। ठीक, आप बोलोगे वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट मींस ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर सी आएगा। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं बात करूं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब इसका मॉड का, मैथमेटिकली हमने देखा सर ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा।
जहां पर थीटा क्या होता है? थीटा होता है सर ए और बी के बीच का एंगल। ए और बी का जो बीच का एंगल है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? थीटा। मेक श्योर इस फॉर्मूले से जो सी आता है ये वेक्टर नहीं आता है, ये ए और बी के रिजल्टेंट जो आया था उसका मैग्नीट्यूड आता है। दिस इज द फॉर्मूला बिलोंग टू द मैग्नीट्यूड। ये मत समझना इसको वेक्टर पुट मत कर देना। और यहां पर जो गलती होती है वो गलती भी मैं आपको बता दूं, यहां पर ए बी वाले जो टर्म है ये सब मैग्नीट्यूड होते हैं। मतलब कल को अगर तुझे ऐसा दे दिया ना कि ए बराबर -10 अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो तुम -10 पुट मत करना, तू +10 ही पुट करना, क्योंकि इसका मतलब यह है ए बी यहां पर जो है दिस आर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक पॉजिटिव संख्या। तो जहां से में मत आ जाना, यहां पर जहां से मतलब समझ जाए इसको मैग्नीट्यूड ही इस फॉर्मूले आपको क्या करना है? पुट करना है। इसमें एक फॉर्मूला और आता है सॉल्व करने के बाद। बोले सर ये जो सी वेक्टर था, सी वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ अगर एंगल अल्फा बनाया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो सॉल्व करके आता है, हो सके तो याद रख लेना, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, मैं इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूं। जिस वेक्टर के साथ एंगल है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे रखना है, खत्म कहानी। tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां पे अल्फा क्या है? अल्फा है ए और बी के रिजल्टेंट ने ए के साथ जो एंगल बनाया है। यहां ए और बी क्या है? दीज आर द मैग्नीट्यूड। आप समझना मेरी बात। कल को अगर तुम्हारे सामने ऐसा दिख जाए ना कि भाई एक वेक्टर इधर दे दिया ए, सपोज, आप समझ रहे हो ना, और एक वेक्टर इधर दे दिया और उसने आई कैप जे कैप के साथ खेल दिया। अगर आज शायद आपको आई कैप जे कैप का बेसिक फंडा पता हो कि यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब वो कह दे भैया एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ -20 आई कैप, तो इसका मतलब यहां पे -20 मत ले लेना, यहां पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 ही लेना अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो तो। क्लियर है? एक छोटा सा सवाल इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसकी ग्रेविटी पता चल जाए। सपोज मैं तुमसे बोलूं एक ब्लॉक है, फर्श पे रखा हुआ है, उस पे आपने दो फोर्स लगाए, एक फोर्स F1 इधर, एक फोर्स F2 इधर, और मैं तुमसे बोलूं भैया इसका रिजल्टेंट बता दे कितना होगा। तुम बोलोगे सर जी रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB cos 60। खत्म सवाल। अगर उसने बोला कि भाई ये बता दो एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद F1 के साथ भैया कितना एंगल बनाया, तुम बोलोगे जी tan अल्फा बराबर B साइन थीटा बटे A जिसके साथ एंगल वो नीचे A प्लस B cos थीटा। सॉल्व करके इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आप यहां पे निकाल सकते हो। तो आपको इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई साहब, मैं सीरियसली बता दे रहा हूं, मैं क्लास में भी बच्चों को बोला था ये बात कि आपके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये कैसे आया। अभी आपको इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद फिर हम देखते हैं दो तरह के लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है ट्रायंगल लॉ। दोनों को मैं अगले 2 मिनट में यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं तुमसे बोलूं भाई साहब ये वेक्टर ए है, ठीक है सर, और यहां पर एक वेक्टर बी है, ठीक है सर, मुझे चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, 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 ध्यान से देखना। मुझे चाहिए इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमने बोला भैया इसको उठाकर इसके मुंह पे रख दे। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए और बी का तमीज के साथ समीशन, मतलब दोनों का वेक्टर सम। तो भाई साहब वेक्टर लॉ ने बोला, ट्रायंगल लॉ ने बोला कि दूसरे वेक्टर को उठा के इसके मुंह पे रख दे। बोले जी ठीक है, मुंह पे रख दिया। बोले सर अब पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करने वाला जो तीसरा वेक्टर होगा वो इनका रिजल्टेंट देगा। ये था तेरा ट्रायंगल लॉ, ठीक है सर। तो सर पैरेललोग्राम लॉ क्या था? मैंने कहा देख पैरेललोग्राम भी है तो यही, उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देख यहां तक तो ट्रायंगल लॉ की कहानी थी, ठीक, और ट्रायंगल लॉ से आप ये बोल सकते हो कि सर ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, लाल वाला वेक्टर। मैंने कहा ठीक है, अब अगर इस वेक्टर को उठा के मैं पैरेलली शिफ्ट कर लूं, मैं अपने घर को ले जाऊं, कहीं भी ले जाऊं, तो कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पता है। तो कहेगा सर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, जहां तुम्हारा मन करे वहां ले जाओ, बस उठा के इसकी पूंछ पर रख दे, यहां ये ले, ठीक। और अगर मैं अब तुझसे पूछूं कि भैया तू ये बता इसकी परछाई पहले कहां पे थी, तू कहेगा जब ये यहां था तो इसकी परछाई सर यहां पे थी, ठीक। इसकी परछाई यहां पर होने का मतलब हो गया जब वो यहां था तो ये इसके पैरों के निशान थे। मैंने कहा हाँ भैया पैरों के निशान तो थे ही बेसिकली। उसी प्रकार इसकी परछाई अगर तू ऊपर बनाएगा तो भैया वो तू कुछ इस प्रकार बना देगा, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा ठीक है, तो ये क्या बन गया?
ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और ऐसा पैरेललोग्राम बन गया कि जो रिजल्टेंट था, यहां पर रिजल्टेंट हमको कौन सा मिला था सर, ये मिला था लाल वाला, और यहां पर भी रिजल्टेंट तो वही है। तो अगर तू ध्यान से देख, ये ऐसा पैरेललोग्राम बन गया जिसका एक डायगोनल क्या दे रहा है, तू बोलेगा सर इसका एक डायगोनल जो है वो दे रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से बस आप ये बोल सकते हो कि सर देखो जी, हमारे सामने दो वेक्टर है, पूंछ से पूंछ मिलाओ, ठीक है, उनकी परछाइयों से पैरेललोग्राम बना लो, उसका जो डायगोनल होगा वो एक डायगोनल दे देगा उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, और जो दूसरा डायगोनल होगा वो दे देगा इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस। डिफरेंस क्यों? मानने वाला वेक्टर डी है, तो पैरेललोग्राम लॉ से आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बराबर वेक्टर बी। दैट मींस वेक्टर डी बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो एक जो डायगोनल है वो देगा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस ये वाला वेक्टर बी था, जब ये यहां पे था तो बराबर वेक्टर सी। तो एक डायगोनल देगा भाई साहब समीशन, तो दूसरा डायगोनल क्या देगा भाई साहब यहां पर, क्या सब्सट्रैक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लो हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया। उसी प्रकार एक आता है पॉलीगन लो। पॉलीगन लो भाई साहब बस तुम्हें पता होना चाहिए क्या, बोले सर जी देखो मान लो एक वेक्टर है ये वाला लाल वाला वेक्टर ए, मान लो एक दूसरा वेक्टर है हरा वाला वेक्टर, सॉरी पीला वाला वेक्टर ए है और लाल वाला वेक्टर बी है, और पूछा भैया इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ दो, तो कहेगा जी देखो ये हो जाएगा रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से। मैंने कहा बता भैया कितना होगा, कहेगा मान लो ये R1 है, तो ट्रायंगल लॉ से आप बोल सकते हो A प्लस बी बराबर R1। हमने बोला ठीक, तुमने बोला ठीक। मैंने कहा देख भैया, हमने ए को ले लिया हरा वाला वेक्टर, यहां पर वेक्टर सी, मैं चाहता हूं कि ए बी और सी तीनों का रिजल्टेंट बताओ आप। मतलब मैं चाहता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों का रिजल्टेंट बताओ आप। तो आप बोलोगे सर जी देखो ये ए प्लस बी किसके बराबर है, R1 के, तो R1 प्लस सी, मतलब R1 और सी में जोड़ दो, R1 में सी जोड़ दो, तो इसका मतलब अब जो दूसरा वेक्टर मिलेगा सफेद वाला, ये आपका आ जाएगा क्या, रिजल्टेंट ऑफ ए बी और सी। इसको तुम R2 बोल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो अगर ये पैटर्न आप समझ पा रहे हो, तो इसके बाद ए बी सी के बाद मेरा मन कर रहा है मैं कह दूं भाई साहब मैंने यहां पर एक वेक्टर डी ले लिया, कोई कहेगा भैया मैंने यहां पर एक वेक्टर और ले लिया, कलर ही खत्म हो गए भाई, एक वेक्टर हमने यहां पे ई ले लिया। तो कोई अगर आपसे बोले कि हमारे सामने बहुत सारे वेक्टर हैं, 2 3 4 5 15,000 करोड़ कितने सारे वेक्टर हैं कि एक के हेड पे दूसरे की पूंछ रखी हुई है, दूसरे के हेड पे तीसरे की पूंछ रखी हुई है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हमें तो भैया इन सब का सम बता दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जितने भी हैं इनका सम बता दो, तो पॉलीगन लॉ के हिसाब से पहले वेक्टर की पूंछ और आखिरी वेक्टर की मूंछ को कनेक्ट अगर कर देगा तो ये जो वेक्टर आएगा यही आपका हो जाएगा नेट वेक्टर। मतलब पहले वेक्टर की पूंछ और आखिरी वेक्टर की मूंछ, मूंछ का मतलब हेड, इनको अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप बोल दोगे भाई साहब इनका जो सम होगा, ये जो वेक्टर, द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। सही अंग्रेजी बोला हूं देखे, ठीक है। इनको कनेक्ट वाला जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या दे देगा भाई साहब, यहां पर रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर। क्लियर है भाई साहब? अब अगर इसमें ऐसा बोला किसी ने कि भैया एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक, और एक जो है अगला वेक्टर भैया ये दे दिया किसी ने, कह दिया भैया अगला वेक्टर ये है ई, कह रहा है इनका रिजल्टेंट बताओ। तो तुम कहोगे भैया सर तो आपने बोला था पहले की पूंछ और आखिरी की मूंछ, सर ये दोनों तो बेसिकली कोइंसाइड कर गए। मैंने कहा हाँ भैया कोइंसाइड कर गए, कोइंसाइड ना कर रहे तो ले भैया अच्छे से बना देता हूं मैं। कुछ इस तरीके से तुम बोलोगे कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक चौथा वेक्टर मैंने बिल्कुल ऐसा दे दिया वेक्टर ई, तो इसका मतलब ए बी सी डी इनका सम अगर मैं बोलूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना होगा, ये 0 ना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी और मैग्नीट्यूड ऑफ ई, इनका सम 5 फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है या 0 या नॉन जीरो है, वो 0 तो भैया नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं यहां प्रॉपर वेक्टर बना दूं, यहां पर मैं कहूं भैया ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, इसका मतलब मैं जानना चाहता हूं कि अब इनका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। तो पॉलीगन लॉ के हिसाब से आप बोलोगे सब पहले की पूंछ और आखिरी की मूंछ, सर ये दोनों तो कनेक्ट हो गए, ये हमको एक ऐसा वेक्टर मिला जिसकी पूंछ और मूंछ कनेक्टेड है, मतलब उसकी लेंथ इज 0, तो इसलिए हमने इस वेक्टर का नाम बोल दिया 0 वेक्टर।
क्लियर है भाई साहब? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इसमें तो एक गेम और खेल सकता है। बोले क्या? बोले सर ये वाला जो टर्म था, ई वाला जो टर्म था, अगर हम जो है इस ई प्लस ई को उधर ले गए तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ई बन जाएगा। मैंने कहा सही बात है। तो सर ये कहना चाह रहा है ए बी सी डी का सम माइनस सी है। तो भैया ए बी सी डी, अगर इनका सम के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो आप बोलोगे इस लॉ के हिसाब से कि सर इनका सम आप जानना चाहते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, इसका 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 इसका, तो पॉलीगन लॉ से आप बोलोगे रिजल्टेंट विल बी दिस वेक्टर। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? सर ये वेक्टर तो माइनस सी वेक्टर आया। मैं कहता तो सही तो है, अगर इधर ई होगा तो इधर तो माइनस ई तो होगा ही ना। तो दोनों बातें क्या है? बेसिकली इंटरकनेक्टेड है। क्लियर है? इसके बाद मैंने अभी एक चीज बोली थी कि यार दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। इसका मतलब अगर आपने दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा होगा? सर थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा। तो यहां पे कुछ ये सवाल पूछ लेते हैं कि भाई साहब बता दो सी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? तो आप बोलोगे भैया देख सी की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा 1 बन जाएगा। सॉरी यहां पे मैंने बी लिखना भूल गया। इन दैट केस ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट विच विल बिकम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल आउट। तो जो सी निकल के आएगा तुम्हारा वो निकल के आ जाएगा क्या? सर ए प्लस बी। तो इसी को हम बोल देंगे सर दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? बोले जब उनके बीच का एंगल 0 होता है। और कितना होता है? दोनों का सम। उसी प्रकार दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? सर जब ये वाला टर्म मिनिमम हो जाए। ये टर्म मिनिमम कब होगा? कॉस थीटा वाला। सर ये होगा जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाए। तो थीटा 180 होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा -1। जैसे तू यहां -1 रखेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तेरी a-1। कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 180 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर थीटा 90 डिग्री है तो जैसी 90 पुट करेगा तो cos 90 तेरा हो जाएगा 0। तो इसका मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पे एक छोटा सा सवाल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा इन सवालों के साथ खेलने के लिए मौका मिले कि दो वेक्टर ऐसे हैं जो कि किसी पार्टिकल पर लग रहे हैं और उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट का, दियर रिजल्टेंट हैज मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन एंड मिनिमम वैल्यू 10 न्यूटन। तो उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो भैया मान लो वो दो वेक्टर ए और बी हैं, तो ए और बी का सम, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, ए और बी का रिजल्टेंट जो आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर ए प्लस बी हो सकती है। वो कितनी दे दी उसने? सर वो 20 दे दी। और दो वेक्टर के रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? 180। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर दोनों को घटा दो। तो मिनिमम वैल्यू होगी भाई साहब a माइनस बी। किसके बराबर? सर 10 के बराबर। दोनों को सॉल्व करेगा तो 2a बराबर आ जाएगा 15, सॉरी a बराबर आ जाएगा 15 और b बराबर कितना आ जाएगा? 15 ही आ रहा है का? 5 है, b बराबर 5। ठीक। अच्छा इसका उल्टा भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये भी बोलो, ये दोनों आंसर सही है। कोई बच्चा बोले सर a प्लस बी बराबर 20 है, आपने ये कैसा मान लिया कि a वेक्टर बड़ा है? ऐसा भी तो हो सकता है ना b वेक्टर बड़ा हो। तो इन दैट केस आप बोलो मैं तो ये लिखूंगा b माइनस a बराबर 10। तो ये भी सही है। यहां से आप जाओगे तो a बराबर 5 मिल जाएगा और b बराबर मेरे भाई 15 मिल जाएगा। बोथ आर करेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन दी है, दोनों सही है। ठीक। इससे पहले मैंने एक सवाल ये लिया था, बेसिक सवाल है, स्पेशली फॉर द 11th के बच्चे जो पहली बार वेक्टर पढ़ते हैं उनके लिए ये सवाल दिखाना जरूरी है, वरना वो गलत कर देते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए भैया ए और बी के बीच का जो है एंगल बता दो, तो इन दैट केस बच्चों को दिखता है भाई साहब 150 डिग्री, वो फटाक से बोल देता है वो 150 डिग्री। याद रखना ये गलत है। दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल आपको निकालना हो तो मेरा सेंटेंस याद रखो, बस एक सेंटेंस याद रखो, पूंछ से पूंछ मिलाओ, खत्म कहानी। ठीक है, पूंछ से पूंछ मिलाओ, खत्म कहानी। बोले सब मतलब की बात ये है कि पूंछ से पूंछ मिलाओ का मतलब ये हो गया सर ये जो वेक्टर था ना, मैंने कहा हाँ भैया ये जो वेक्टर था, सब पहले वाली लाइन खींचो पहले अच्छे से। ये एक लाइन ऐसे थी, मैंने कहा करेक्ट। सर इस वेक्टर को खींच के आप ऐसे खींचो कि पूंछ से पूंछ मिला दो सर, ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है ले भैया पूंछ से पूंछ मिला दिया। अब बोले सर ए जब पूंछ से पूंछ मिलेगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसी को तो बोलेंगे ना हम लोग वेक्टर बिटवीन एंगल। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना था 150, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा यहां पर कितना देखने के लिए मिलेगा 30 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखें, गलती ना करें, छोटी सी गलती हो जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके बाद चलो भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर मैंने एक सवाल ऐसा लिया है जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। मैथमेटिक्स से अगर ये सवाल सॉल्व करोगे तो काफी लेंथी हो जाता है। वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मैं कुछ एक नई चीज तो नहीं है
तो पुरानी चीज, क्योंकि मैं तो आपको रिवीजन ही करा रहा हूं, लेकिन एक बहुत अच्छा मेथड यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप ये चीज सोच पाए तो काफी मदद मिलेगी आपको काफी सारे वेक्टर के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है भाई साहब, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। मतलब भैया ए और बी को जोड़ा और उसका जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। मतलब ये है वेक्टर ए और मान ले भैया ये है वेक्टर बी, तो ए और बी को अगर तू जोड़ेगा तो ये आ गया तेरा लाल वाला वेक्टर, वेक्टर सी। ठीक है भाई साहब, एंड इट इज मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। भैया इसका मैग्नीट्यूड बी का आधा है। और उसने एक चीज और कह रहा है भाई, ये जो वेक्टर है ए के परपेंडिकुलर है। ए के परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया भाई साहब, ये वाला जो एंगल अल्फा है ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। अब डायग्राम से साला फील नहीं आ रही, 90 डिग्री थोड़ी ना दिख रहा है, ये तो कुछ और ही है, ये तो 90 से कम है। तो इसका मतलब हमने इसका डायग्राम गलत बनाया है। तो आप कोशिश करो इसका सही डायग्राम बनाने की। तो इसका मतलब मुझे ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें जो लाल वाला वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर हो जाए। दैट मींस ये वेक्टर ए है मेरे भाई, तो जो सी वाला वेक्टर है वो तेरा हो जाएगा ये, ताकि ये इस पे हो जाए 90 डिग्री, और बी वाला वेक्टर तेरा कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये। अगर इसके बाद आप यहां पर लिखना चाहो ट्रायंगल लो, तो आप ट्रायंगल लो के हिसाब से क्या लिखोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ठीक है भैया, ठीक है, हो गया सवाल। इसके बाद सवाल में और क्या कहना चाह रहा है वो, और वो ये कहना चाह रहा है कि भाई सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। हाँ जी, कर लिया। और सी का जो मैग्नीट्यूड है बी का आधा है। मतलब मान ले बी की जो लेंथ है वो एक्स है, तो इसका मतलब जो सी की लेंथ होगी मेरे भाई वो x/2 हो जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो ट्रायंगल बना है, ये एंगल अगर थीटा है, तो बताओ थीटा कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस हाफ। तो थीटा की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी मेरे भाई, 30 डिग्री। क्लियर है। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ध्यान से देख, ये वेक्टर अगर मैं तुझसे कह दूं वेक्टर ए है और वेक्टर बी हमने माना था मेरे भाई इस तरफ वेक्टर बी, तो जो थीटा आया है ना वो हमारा मैथमेटिक्स ने आंसर दिया। ये वाला एंगल, ये एंगल आया भाई साहब तेरा 30 डिग्री। तो ये थोड़ी ना एंगल बिटवीन द वेक्टर है, इसमें तो पूंछ से मूंछ जुड़ रही है, हमें तो पूंछ से पूंछ जुड़ानी है। तो आप क्या करो सर, ये वाला जो वेक्टर था इसको पैरेलली आगे शिफ्ट कर दो। जैसे आप पैरेलली आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा 150 डिग्री, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है। तो इसमें आपको ट्रायंगल बनाना सीखना है। तो हो सकता है किसी बच्चों को दिक्कत आ रही हो, धीरे धीरे इस टाइप के प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे किताबों में जाके सॉल्व कीजिएगा। ट्रायंगल बनाओ, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस लगाओ, और ये एक तरीके से ट्रायंगल ही बन गया है। देख, वेक्टर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, और इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको अगर मैं एक्स कह लूंगा तो भाई साहब ये बन जाएगा तेरा x/2। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके बाद अगले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, जिसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई साहब, क्या होता है यूनिट वेक्टर, लिखा तो था भैया मैंने यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब ये भी एक वेक्टर ही है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। खत्म कहानी, बस केवल इतनी बात याद रखो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मेरे भाई कितना है, 1 है, बस खत्म कहानी। और इसकी डिटेल में चीजें बाद में देखेंगे। हम लोगों ने पहले डिफाइन किया कि सर अलोंग द एक्स एक्सिस, सब लोगों ने मिलजुल के बोला कि सर भैया अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया आई कैप। ठीक, अलोंग द वाई एक्सिस हम सब लोगों ने मिलकर डिफाइन कर दिया यूनिट वेक्टर जे कैप, और अलोंग द जेड एक्सिस हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर डिसाइड कर दिया कि भाई साहब यूनिट वेक्टर विल बी के कैप। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप आर द जस्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ये ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो बेसिकली ये काम आता है डायरेक्शन देने के, कि भाई साहब सपोज कोई अंधा है, अंधे को लाठी थमा दो। जैसे मैंने एक सवाल यहां पे लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल ए है जो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसकी वेलोसिटी लिखने पे आओ तो अंग्रेजी में आप कुछ ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विल बी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब भाई साहब ये सब लिखना बड़ा अजीब सा लग रहा है, तू चाह रहा है सर कुछ शॉर्टकट मेथड निकालो ना जिससे कि हम लोग शॉर्टकट इस चीज को समझ पाए। मैंने कहा तो ठीक है, हमने बोला भाई अलोंग द एक्स एक्सिस हमने एक यूनिट वेक्टर थमा दिया आई कैप, हमने डिफाइन कर दिया भाई आई कैप विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब, 10। पार्टिकल आगे जा रहा है, हमें वेलोसिटी लिखनी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। और किधर पर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ का जो यूनिट वेक्टर था आई कैप, हमने इसको थमा दिया। तो जैसे ही मैं तुझे बोलूंगा ना कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 10 आई कैप है, तो खुद में सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा 10 आई कैप, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 10 है, और आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भाग रहा है। वही अगर मैं तुझसे बोलूंगा ना पार्टिकल है हरा वाला जो 20 मीटर पर सेकंड से जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो तू तुरंत बोलेगा 20 जे कैप, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तू सीधा बोलो 20 जे कैप। तू सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा यार 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और अगर जे कैप लिख रहे हो ना, प्लस जे कैप लिख रहे हो ना, प्लस वाई एक्सिस की तरफ भाग रहा होगा।
क्लियर है? ये बेसिकली इसका मतलब है। और डिटेल में अगर चलें तो किसी वेक्टर ए को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो यूनिट वेक्टर, ध्यान से सुनना, कोई भी सपोज कोई एक वेक्टर ए है, सपोज भैया ये वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, किसी वेक्टर को अगर आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, रहेगा तो वेक्टर ही वो, क्योंकि आपने नंबर से डिवाइड किया है, लेकिन वो ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब वो क्या बन गया तेरा, वो तेरा यूनिट वेक्टर बन गया। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, इसको मैंने कह दिया ए कैप। मैं यहां थोड़ा स्लो हो जाता हूं क्योंकि यहां पर कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर ए एंड ए कैप। ध्यान से सुनो, ए कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए की तरफ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक? मैं यहां पे आराम से हो जाता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। ध्यान से सुन, ए कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, मगर उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए की तरफ है। इसका मतलब दोनों वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है? दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। मतलब बोले सब वेक्टर ए अगर मैं इसको बोलूंगा तो ए कैप अगर आप बनाने पे आओगे ना तो ये बन जाएगा आपका ए कैप। ये जो ए कैप है ये इस्तेमाल होता है बेसिकली डायरेक्शन देने के लिए। कैसे डायरेक्शन का इस्तेमाल होता है, एक एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुझे ये वाला दिखाया था, और एक एग्जांपल मैं बढ़िया सा भी आगे भी लूंगा जब चीजें थोड़ी आगे बढ़ जाएंगी, किस प्रकार जो है हम इसको डायरेक्शन देने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, एक छोटा सा टर्म और लेते हैं यहां पर भाई साहब। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, एक पार्टिकल है, एक फोर्स लगा इधर 20, एक फोर्स लगा इधर 30। मैं चाह रहा हूं भाई दोनों का ना तू रिजल्टेंट बता दे, तो रिजल्टेंट तो बता ही देगा √20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, लेकिन वो जो रिजल्टेंट तू लिखेगा वो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मैं तुझसे बोलूं नहीं, मुझे प्रॉपर तरीके से बता कितना एक्स कितना वाई, एक्स में कितना लग रहा है, वाई में कितना लग रहा है। तो इस चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो तू बड़े आराम से बोलेगा सर जी देखो 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ये सेल्फ अंडरस्टूड है। अगर इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस कह दूं तो समझ जाएगा अपने हिसाब से, यार ऐसा फोर्स लग रहा है जो आगे की तरफ 20 है और ऊपर की तरफ 30 है। खत्म कहानी, क्लियर है? चलो इसमें एक छोटा सा टर्म अभी और पढ़ते हैं जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। फिर पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर को मिक्स करेंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि कोई एक स्पेस में कोई पॉइंट है, ओरिजिन अगर मैं यहां मान लू 0,0,0, तो मैं अगर आपसे पूछूं भैया इसका कोऑर्डिनेट 2,3,4 है तो इसका मतलब बताओ, तो तू समझ जाएगा 2,3,4 का मतलब है ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ 2 कदम चलो, वाई एक्सिस की तरफ 3 चलो, कदम मतलब स्टेप्स, इससे मतलब समझ गया होगा इतना यूनिट, और जेड एक्सिस की तरफ 4 चलो, मतलब 2 इधर 3 इधर 4 ऊपर, तो तू उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये आप 10th क्लास की मैथमेटिक्स में भी पढ़ते थे। यहां पर पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलूं भाई साहब मुझे ऐसा वेक्टर बता दे जिसकी मुंडी ए पर हो, ठीक, मुझे ये वाला वेक्टर आर ऐसा बता दे जिसकी मुंडी ए पर हो और उसकी पूंछ जो है वो ओरिजिन पर हो, तो इस वेक्टर को हम लिखते हैं आर बराबर, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जिसकी वैल्यू आती है 2 दे रखा है ना, तू लिखेगा सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। खत्म कहानी। बस ये जो टर्म्स है वो एज इट इज यहां पे रख दे। अगर आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हो, पोजीशन वेक्टर मतलब इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग फ्रॉम दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, पूंछ ओरिजिन, मुंडी उस पॉइंट पर, ठीक है? ऐसा वेक्टर जिसकी पूंछ तो ओरिजिन पर है और मुंडी उस पॉइंट पर है, उस वेक्टर का जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जैसे मैंने यहां पे लिखी है ये वैल्यू होगी, और ये वेक्टर को हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। उसके बाद अब जरूरी नहीं है पोजीशन वेक्टर जो है आप किसी और हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट पर ही निकालो, कभी 2 पॉइंट के बीच में भी निकाला जा सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर, मैं कहूं भाई साहब कि ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, हमें एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसकी पूंछ तो ए पर हो और मुंडी बी पर हो, ये आर वेक्टर। हमें एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसकी जो पूंछ है वो ए पर है और जो हेड है वो बी पर है, तो तुम क्या बोलोगे? बोले सर जी देखो वेक्टर आर हो जाएगा, मैं क्योंकि रिवाइज करा रहा हूं आपको, सॉल्व करके जो आएगा वो आता है भैया आगे वाला माइनस पीछे वाला, मतलब 6 में से 2 घटा दो, कितना आ गया भाई साहब 4i कैप, प्लस 9 में से 3 घटा दे भैया 6j कैप, प्लस 8 में से 5 गया 3k कैप। इसको हम बोलेंगे इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है भाई साहब, यहां से हमें समझ में आ गया, यहां से हम समझना ये ऐसा वेक्टर है, ये ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की तरफ 4, वाई एक्सिस की तरफ 6 और जेड एक्सिस की तरफ 3 का कंपोनेंट रखे हुए हैं। जैसे मैंने टर्म यूज किया कंपोनेंट, बाद में हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट, बाद में देखेंगे कंपोनेंट क्या होता है। अभी आप ये देखो कि 2 पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालोगे। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टर्म और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये भी देख ले भाई साहब, बड़ा ही सिंपल सा है भाई साहब, ठीक।
अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई कोई एक वेक्टर ए ऐसा है 3i कैप प्लस 4j कैप, सिंपल सा सवाल ले रहा हूं, और आपसे पूछा जाए भैया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता दो, तो याद रखना कुछ नहीं करना सर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कोई कहेगा भैया यहां पे मैं तो 5 भी लूंगा, 5 के कैप, बोले ठीक है सर, प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर विल बी द रिजल्ट, विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एक मिनट को, हाँ, तो अगर कोई वेक्टर ए आपके पास है, वेक्टर ए बराबर जिसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे वो निकल के आता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसमें 2-3 सवालों की मैं तो आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आप गलती वगैरह ना करें। सपोज मैं अगर आपसे बोलूं भाई साहब ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अगर सपोज मैं आपको वेक्टर ए ऐसा दे दूं तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस की जगह माइनस 10 का स्क्वायर प्लीज मत कर देना, ये सवाल गलत हो जाएगा, वरना फिर अंदर ही तुम आप नेगेटिव बना दोगे इसको। ठीक, यहां माइनस हो या प्लस हो, आपको यहां पर प्लस ही रखना है। बात समझ में आ गई? अगर आप -10 भी रखोगे तो -10 का स्क्वायर विल बिकम जो है पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है ये डिटेल में हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, यहां पर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं तो उस डिटेल में मैं नहीं जा सकता अभी। नेक्स्ट, तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं भाई साहब वेक्टर बी का मॉड बता दो, वो कितना होगा? क्या होगा सर आई कैप तो गायब है सर, मैंने कहा गायब है तो 0 लिख दे। सर यहां पर -2 है, मैंने कहा तू तो 2 से मतलब रख, तू कहेगा सर 5 है, तो मैं कहा भैया 5 से मतलब रख, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। अब बोले सर मैग्नीट्यूड निकालना हमें आ गया है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेक्टर ए के ऊपर अगर मैं सपोज किसी वेक्टर को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब अगर तेरे को यूनिट वेक्टर, अगर तेरे को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर भी निकालना आ गया। कैसे? मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई साहब कोई वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप 5k कैप, लेट सपोज मैं कहूं भैया मुझे तू ए कैप बता दे, ए कैप क्या होगा? क्या हो जी ए कैप मतलब? मैंने कहा ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। बोले कौन सा यूनिट वेक्टर? मैंने कहा वो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो लेकिन उसके हालांकि डायरेक्शन वेक्टर एक ही तरफ हो। ठीक, तो आप बोलोगे सर वो तो होता है वेक्टर ए बटे मॉड ए, मतलब किसी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मतलब तुम बोलोगे सर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये वेक्टर तो आपने एज इट इज वेक्टर ए लिख दिया, इसको डिवाइड मार दो इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ये यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि अगर वेक्टर ए आप इससे रिप्रेजेंट करोगे तो ये कैप यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ठीक, और उसकी डायरेक्शन इधर होगी। सिंपल सी बात है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यूनिट वेक्टर निकालना तो सीख गया है। इसके बाद अब सपोज एक छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, ध्यान से देखना। एक सवाल लिया है जिसमें काफी सारे कंसेप्ट हम लोग यहां पे कवर करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई साहब वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, अब बताओ वेक्टर ए का मॉड बताओ, तो कहेगा जी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई साहब, तुझसे पूछा चल वेक्टर बी का मॉड बता, तू कहेगा इसका मॉड चाहिए ना 5 का स्क्वायर, ये माइनस के झांसे में मत आना भाई, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है भाई साहब, ये आ जाएगा 5√2 सॉल्व करके, ये आ जाएगा 13√2 सॉल्व करके। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे a प्लस बी बता, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, तो एज इट इज चुपचाप जोड़ दो। 3 में 5 जोड़ा 8i कैप, 4 में -12 जोड़ेगा -8j कैप, और 5 में 13 जोड़ेगा 18k कैप। इस प्रकार हम इनको जोड़ते हैं। अगर तुझसे बोला जाए भैया इसका मॉड बता, देख a प्लस बी का मॉड मतलब इसका मॉड, तो तू बोलेगा सर इसका मॉड हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। तुझसे पूछा जाए चल a माइनस बी बता दे भैया, a माइनस बी कितना होगा, तुम बोलोगे सर जी a माइनस बी का मतलब a में से b घटाना है, 3 में से 5 गया 2 बचा, -2 बचा, सॉरी 4 में से -12 गया प्लस 16, 4 माइनस ऑफ -12 16 होता है, आई थिंक आपको पता होगा। 5 में से 13 का भैया -8k कैप। ठीक, ये हमने माइनस भी निकाल लिया। कोई क्या नहीं, हमें तो a माइनस बी का मॉड बताओ, इसका मॉड बताओ, तो आप बोलोगे अंडर रूट, माइनस के झांसे में नहीं आना, नीचे जरूर टाइप करना कमेंट बॉक्स पे, स्क्रीन को पॉज करो, नीचे टाइप करो यस सर हम माइनस के झांसे में नहीं आएंगे। माइनस का झांसा तुझे एक जगह तो वो दो वेक्टर के रिजल्टेंट में फंसाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में a और b पॉजिटिव होते हैं, और एक यहां पर कर सकता है, तो आपको यहां से बचकर निकलना है। तुम सीधा बोलोगे 2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर।
क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगर आपसे ये पूछा कि भाई वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड बताओ, तो इसका मतलब मैथमेटिकल गेम खेल रहा है वो कहना चाह रहा है भैया वेक्टर ए का मॉड बता दे कितना, कहेगा जी 5√2। बोले वेक्टर बी का मॉड, बोले जी 13√2, अने जोड़ लो, अने जोड़ ले भैया, ठीक है, दोनों घटा दो, बोले ठीक है भैया, यहां पर माइनस कर दे, दोनों को घटा दे, खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है? और सवाल क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना, मैं इसका नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। और क्वेश्चन तो से पूछ सकता है भैया ए दे दिया बी दे दिया, मैंने कहा ठीक है, ये सब वो नहीं पूछ रहा, ये सब वो कुछ नहीं पूछ रहा, ये भी कुछ नहीं पूछ रहा, वो तो बस इतना कहना चाह रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कह रहा भैया ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की तरफ का यूनिट वेक्टर बता दे तू। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे जी देखो सबसे पहले तो ये वेक्टर निकालो, ये है कौन सा? कह रहा है जी ये है 8i कैप माइनस 8j कैप प्लस 18k कैप। तो कह रहा भैया इस वेक्टर की तरफ का यूनिट वेक्टर बता दे। कह तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दे, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, मजे से मजे ले, खत्म सवाल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते। अगला, कभी कभी तेरे सामने ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना पड़ेगा कि वेक्टर ए दे दिया वेक्टर बी दे दिया, तुझे फाइंड आउट करना है 2a प्लस 3b। तो ये भी एक बात सीख ले सर, 2a प्लस 3b कैसे निकालेंगे? मैं कहा अगर कभी तुझे 2a वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6i कैप, 4 में सबसे मल्टीप्लाई करेगा 8j कैप। तुझे चाहिए भाई साहब यहां पर क्या 3b, तो अगर आपसे 3b पूछा जा रहा है तो 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, खत्म कहानी। अगर तुझसे पूछा 2a प्लस 3b, इसका मतलब इनको जोड़ दे, 6 दूनी 12, 12i कैप और 8 और 15 तेरा निकल के आ जाएगा 23j कैप। ये तेरा निकल के आ गया 2a प्लस 3b वेक्टर। अब स्टाइल मार के पूछ लेगा फाइंड ए वेक्टर, ठीक है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इज अलोंग 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। तू कहेगा इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दे, वो तेरा यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यूनिट वेक्टर में धीरे धीरे करके 2-4 सवाल और मैं ले रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, मैं 4 सवाल ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, बेसिक फंडामेंटल है, रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन, उन्हें बोला एक यूनिट वेक्टर बता दो जो एक ही तरफ होगा। तो कहेगा बड़ा लल्लू सवाल है सर, क्यों सर जी? ए कैप बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5। 5 क्यों सर? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करो ना, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उन्होंने बोला एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड तो 20 न्यूटन हो, मतलब एक ऐसा फोर्स बताओ उसका मैग्नीट्यूड तो 20 न्यूटन हो और उसकी डायरेक्शन वेक्टर बी की तरफ हो। तो तुम क्या बोलोगे? हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 20 है और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो आप लिखोगे सर वो वेक्टर बराबर हो जाएगा क्या? सब मैग्नीट्यूड तो 20 होना चाहिए और डायरेक्शन किधर होनी है सर? इतना 20 में तो अभी तो अंधा है, इसको लाठी थमाओ, इसको दिशा थमाओ। दिशा थमाओ का मतलब क्या हो गया सर? इसको डायरेक्शन दो। डायरेक्शन किसकी तरफ की सर? वेक्टर बी की तरफ की डायरेक्शन दो। तो बी की तरफ की डायरेक्शन कौन होती है? बी कैप। बी कैप से मल्टीप्लाई कर दे, खत्म सवाल। बी कैप क्यों मल्टीप्लाई किया? बी वेक्टर बी की तरफ की डायरेक्शन कौन सी होगी? बी कैप। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसी को हम लोग क्लास में बोलते थे लाठी। ये लठिया है, पहले बंदा अंधा था उसको तूने लाठी थमा दी, अब प्रॉपर भैया सेट हो गया तेरा वेक्टर। ठीक, बी कैप निकालना मैं तुझे सिखा चुका हूं, अब तुम बड़े आराम से लिखोगे 20 इंटू बी कैप क्या लिखोगे भाई साहब? 3i कैप प्लस 4j कैप बटे √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 हो जाएगा। 5 से 4 बार मार दे, 5 चौक भी 4 को अंदर भोज दे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, खत्म सवाल। ठीक, इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन तेरे सामने ऐसा आता है इसी वेक्टर के इस्तेमाल में कि भैया एक चिड़िया है, ए बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट ए डायरेक्टली टू पॉइंट बी, मतलब ए से लेकर बी तक सीधी एक चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, किस स्पीड के साथ उड़ रही है? 20 मीटर पर सेकंड से। कह रहा भैया इसकी वेलोसिटी बता दो। वही सेम सवाल रिपीट हो गया। तो बोलेगा वेलोसिटी बराबर सब मैग्नीट्यूड तो है 20 लेकिन डायरेक्शन किधर है सर? ए से बी की तरफ सीधी उड़ रही है, तो ए से बी की तरफ का यूनिट वेक्टर मिल जाए। एक से बी की तरफ का यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? सब वेक्टर आर निकाल लो, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सवाल। अब आर क्या से होगा सर? आर बताया तो था सर, आर क्या होगा? आगे वाला माइनस पीछे वाला। 8 में से 2 गया 6i कैप, 11 में से 3 गया 8j कैप और 4 में से 4 गया 0k कैप। दैट मींस आप सीधा आंसर बोलोगे 20 इंटू 6i कैप प्लस 8j कैप बटे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। आई होप आप लोगों ने एक बात कैच कर ली होगी जो मैं यहां बताने वाला हूं, जो मैंने यहां बताया था कि भाई वेक्टर आर क्या होगा? आगे वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पीछे वाला पोजीशन वेक्टर। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3। ठीक, ठीक है सर। तो अगर इस वेक्टर का मैं मॉड आपसे पूछता
तो आप क्या बोलते? आप बोलते 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये आपका 10th क्लास का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछता कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दो, तो आप यही तो बोलते थे 6x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये 10th क्लास में फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। चेक करके देख, ये वही सॉल्व करके आ रहा है। 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 2 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर। तो ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स ही है, बस थोड़ा सा हमने इसमें आई कैप जे कैप को क्या कर दिया मेरे भाई, इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कर चलो नेक्स्ट एक बड़ा बढ़िया सवाल और लेते हैं, ध्यान से देखना। उन्हें वाला एक चिड़िया है, ठीक है भाई साहब, वही सवाल है, रिपीटेडली सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा अभी क्वेश्चन को। उन्हें वाला चिड़िया है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग द वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। कह रहा भैया वेलोसिटी बता दो। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, चिड़िया का मैग्नीट्यूड तो 20 है। मैंने कहा ठीक है, आप वेलोसिटी जानना चाह रहे हो ना? मैंने कहा हाँ वेलोसिटी जानना चाह रहा हूं। तो बोला सर जी देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन थमा दो। मैं कहा डायरेक्शन किधर की? बोला वेक्टर एक ही। मैंने वेक्टर एक तरफ की ना, हाँ तो सर एक ऐप से इसको एक ऐप थमा दो, एक ऐप। मैंने कहा एक ऐप मतलब सर 20 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5, बस खत्म कहानी। ठीक, अब इसी सवाल को मैं और अच्छे से बोलूं, और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, क्या कि चिड़िया का मास मान ले भाई साहब 2 किलोग्राम है, या 1 किलोग्राम की चिड़िया है, थोड़ी देर के लिए मान ले भैया 1 किलोग्राम की चिड़िया है, ठीक। और चिड़िया पर एक फोर्स मैंने लगा दिया 8i कैप माइनस 6j कैप का, सपोज। और मैं तुझसे पूछ लूं कि ये जो लिखी विद इनिशियल लिख दूं, इनिशियल मतलब ये मैंने तुझसे इनिशियल वेलोसिटी दे दी। तुम्हारी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। अब मैं तुझसे कह दूं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चिड़िया एट t बराबर 5 सेकेंड। अब मैं आगे आने वाली मैकेनिक्स को थोड़ा सा मर्ज करूंगा, देखना मजा आएगा, तो ध्यान से सुनना। क्या मैंने बोला भाई साहब, कहानी है कि चिड़िया की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी और इस तरफ थी। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि चिड़िया की जो वेलोसिटी थी वो कायदे में इतनी थी। इतनी थी कितनी थी भैया, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 थी 12i कैप प्लस 16j कैप, ठीक। तो चिड़िया की वेलोसिटी इनिशियल इतनी थी, उसने कह दिया चिड़िया पर सपोज इतना फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखिए कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है सर। और शायद तूने एक चीज पढ़ी हो कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है सर। तो इसका मतलब चिड़िया का अगर तू एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो चिड़िया का एक्सेलरेशन क्या लिखेगा, तो फोर्स को मास से डिवाइड कर देगा। मास 1 किलोग्राम है तो एज इट इज आ जाएगा। मान ले मास 2 किलोग्राम होता तो इसको 2 से डिवाइड कर देता तो 4i कैप माइनस 3j कैप आ जाता। क्लियर है? अब तू चेक करके देख, तुझे पता चल गया यहां पर चिड़िया की इनिशियल वेलोसिटी, तुझे पता चल गया चिड़िया का एक्सेलरेशन। चेक करके देख यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तेरा कांस्टेंट है। दैट मींस अब अगर तुझसे सवाल पूछा जाए कि बता दे 10 सेकंड के बाद चिड़िया की वेलोसिटी क्या होगी, तो सीधा बोलेगा सब v बराबर u प्लस a इंटू टी। u यहां रख दे, a यहां रख दे, t आप बता दो, किसी टाइम पर वेलोसिटी निकाल लो। बोलेगा ना ना वेलोसिटी मत बताओ, हमें तो बताओ चिड़िया की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कहेगा हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में v क्या होता है, स्पीड होता है। तो इसका मतलब यहां से वेलोसिटी निकाल लेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा साला वो स्पीड हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर करेगा तो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी, ठीक। तुझसे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, कि भाई साहब मुझे बता दो कि यहां पर जो भी चिड़िया की मोमेंटम होगी उसकी वैल्यू बता दे, वेलोसिटी निकल गया कि मास से मल्टीप्लाई कर दे, मोमेंटम निकल आ जाएगा। जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे तो वहां पे एक थ्योरम पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब अगर चिड़िया पर ओनली एंड ओनली वाला फोर्स लग रहा है सपोज, तो बता दो भाई साहब व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, ये वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वहां वर्क डन हम पढ़ेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो एफ डॉट डी करके निकाल लोगे, या अगर तू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तेरे को पता है और तुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुझे पता चल गई, तो जब तू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देगा तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स निकल के आ जाएंगे। वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वहां पर एक थ्योरम पढ़ते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं तुझसे बोलूं भाई चिड़िया की इनिशियल स्पीड 20 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता, तू बड़े प्यार से बता देगा। मैं तुझसे कहूं 10 सेकंड के बाद चिड़िया की फाइनल वेलोसिटी बता, तू यहां से बता देगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो मैं तुझसे पूछूं भैया मुझे तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बता, तू कहेगा सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है, फाइनल में से इनिशियल घटा दे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मैंने कहा इसी को अगर मैं डिफाइन कर दूं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्स पूछता तो बोलते थे सर ये आंसर हो जाएगा। समझ मारी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। खैर इन सबके साथ तो हम लोग बाद में खेलेंगे, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में एक फोर्स नहीं हो सकता, बहुत सारे फोर्स हम खेलेंगे, F1 F2 mg फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स सब खेलेंगे। लेकिन उन सारी चीजों के लिए वेक्टर उतना तेरे को अच्छे से आना चाहिए जितना मैं तेरे को यहां पर बता रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं, यहां से निकलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे उन्हें वाला 3 फोर्सेस F1 F2 F3 दे रखा है एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। भैया चुपचाप F1 F2 F3 को
एज इट इज जोड़ दो, जो भी आंसर निकल के आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उसने बोला है ए पार्टिकल मूव किया है यहां से लेके यहां तक, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दो। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी, ये डी वेक्टर होता है आगे वाला माइनस पीछे वाला, 3 में से 1 गया आई कैप, 4 में से 3 गया जे कैप, 4 में से 3 गया जे कैप, 5 में से 5 गया 0। आई थिंक आंसर विल बी आई कैप प्लस जे कैप। ये क्वेश्चन तो बेटा काफी आसान है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। उसने बोला कि भाई साहब ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट, पहले रिजल्टेंट निकालो और उसके तब यूनिट वेक्टर निकालो। तो रिजल्टेंट का मतलब जोड़ेगा, 4 में से 1 घटाएगा तो 3 आई कैप, 3 में 3 जोड़ेगा तो 6 जे कैप। तू कहेगा कभी तो घटा रहे हो कभी जोड़ रहे हो, मैंने कहा देख ये 4 आई कैप है और ये माइनस आई कैप है, जब आप इनको जोड़ोगे ना तो घट गया एक तरह से वो, ठीक। और ये कितना हो गया 6, 6 में से -8 गया -2 के कैप। ये वेक्टर आ गया ए और बी का रिजल्टेंट, ठीक है भाई साहब। अब उसने बोला भैया मैं तो ये बताता यूनिट वेक्टर बताते जो इसके पैरेलल है। क्या भैया इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, खत्म कहानी। आ रही है बात समझ में, ठीक। होल्ड कर, ठीक। कभी यूनिट वेक्टर पे सवाल ऐसे भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसने बोल दिया कि यूनिट वेक्टर है जो कि इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस के झांसे में मत आना 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा, इसकी वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो टर्म है वो है हमारा कंपोनेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। बहुत ही सिंपल, बस 2 बातें इसमें याद रखनी है कि सपोज मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक। कोई एक ऐसा वेक्टर है जो इसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, और सपोज उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ वो आता है ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर इधर आता है ए साइन थीटा। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वेक्टर ए को ना अच्छे से रिप्रेजेंट करो, तो आप बोलोगे सर इसका कंपोनेंट इधर कितना है ए कॉस थीटा, तो या तो आप ऐसे लिख दो ए कॉस थीटा एक्स की तरफ और ए साइन थीटा मेरे भाई वाई की तरफ, खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है। या फिर अगर आप ये कहना चाहो कि सर जी इधर वाला जो वेक्टर है उसको तो मैं ए एक्स वेक्टर कहना चाहता हूं, सपोज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस वेक्टर को जो इधर रखा है मैं तो उसको ए एक्स वेक्टर कहना चाहता हूं। मैं इसको नए पेज पे बता देता हूं, नई लाइन बना के दिखा देता हूं कि बोला भाई साहब ये सपोज ये वाला वेक्टर ए था। मैंने कहा ठीक है सर, आप इसका कंपोनेंट इस तरफ निकालना चाहते हो, अगर ये एंगल थीटा है, जो भी वो कंपोनेंट आया सपोज वो ए एक्स है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी वेक्टर की तरफ वेक्टर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, और अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो फिर आपको उसका केवल मैग्नीट्यूड आंसर देना है। मतलब ये मत समझना कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है। स्केलर का मतलब, स्केलर इज ए नॉट अच्छा टर्म मैंने यूज किया कि एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर दूसरे वेक्टर की तरफ पूछा जा रहा है तो कायदे में तो वेक्टर ही आएगा, उसका अगर उसने मैग्नीट्यूड पूछ लिया तो वो मैग्नीट्यूड यहां पर हो जाएगा तेरा कितना ए कॉस थीटा। मतलब ये मत समझना कि वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर बना दो। समझ रही में क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी जगह आपको नंबर दिख रहा है दैट मींस वो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं भाई इधर वेक्टर ए था, इसका कंपोनेंट इधर ए एक्स है और परपेंडिकुलर वाला जो है इस तरफ कंपोनेंट सपोज कितना आ गया मेरे भाई ए वाई आ गया, ठीक। तो इससे अगर कंपेयर करें तो ए कॉस थीटा की जगह मैंने ए एक्स वेक्टर लिख दिया और ए साइन थीटा की जगह मैंने ए वाई वेक्टर लिख दिया। तो ध्यान से अगर देख ये वही ट्रायंगल चल रहा है, अगर मैं इसको उठा के देख यहां शिफ्ट कर दूंगा तो बड़े आराम से तू ये चीज समझ पाएगा कि सर ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर आ जाएगा ये वाला, ठीक। बात वही है। अब इस ए एक्स वेक्टर को मैंने ए कॉस थीटा आई कैप लिख दिया, ए वाई को ए साइन थीटा जे कैप लिख दिया। तुझे इसमें बस केवल इतना याद रखना है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट आप निकाल रहे हो, मान के चलो ये वेक्टर ए है, आपको इसका कंपोनेंट निकालना है। सपोज इस एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट निकालना है और ये एंगल थीटा, तो बस ये याद रखना जिस लाइन के साथ एंगल थीटा होता है उस लाइन की तरफ इसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जाएगा ए कॉस थीटा, कहानी, ठीक। और इसके परपेंडिकुलर कितना जाएगा, इसके परपेंडिकुलर कितना जाएगा ए साइन थीटा।
और अगर कभी एक वाला ये वाला कंपोनेंट लो तो ये भी जरूर लो, कभी इसको भूल मत जाना, समझना मेरी बात पूरी फिजिक्स में। ये मत करना कि इसका ये कंपोनेंट तो ले लिया और उसको छोड़ दिया तूने, नहीं, इसका लाल वाले का और हरे वाले का कंबाइन मतलब है वेक्टर ए। मैं इस बात को दो तरीके से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि वेक्टर ए को तूने लाल वाले में और हरे वाले में तोड़ दिया, या हरे वाले और लाल वाले को अगर आप वेक्टर के साथ जोड़ते तो आपको ये ओरिजिनल वाला वेक्टर मिल जाता। बात समझ में आ रही है? इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं तुझसे एक छोटा सवाल पूछूं, मैं तुझसे कह दूं भाई साहब जरा बताना एक बार, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने बोला इस तरफ फोर्स है, वो 10 न्यूटन का वेक्टर है, मैंने बोला भाई साहब ये 37 डिग्री है, बताओ इसके कंपोनेंट कितने होंगे, एक्स एक्सिस इस तरफ बता दे कितना कंपोनेंट होगा। तुम बोलोगे सर अगर इधर 10 है तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 10 cos 37। 10 cos 37 कितना होता है, 8। मैं कहूं भैया इधर बता इधर कितना होगा वाई एक्सिस की तरफ, तो बोलेगा सर वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा 10 sin 37, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 6। मैं बोलूं ना मुझे तो अच्छे से बता तू एफ, अच्छे से मतलब मन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बता, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। तुम कहोगे एक्स की तरफ 8 है और वाई की तरफ 6 है, ठीक है भाई साहब। ये कंपोनेंट बहुत ही इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पे लिख दिए हैं, जैसे कि सबसे पहला ध्यान से देखना, मैंने बोला भाई साहब सपोज एक पार्टिकल है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, इधर 20 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, दोनों के बीच का सपोज एंगल है 60 डिग्री। मैं तुझसे पूछूं भाई साहब रिजल्टेंट फोर्स बता दे कितना होगा, तो या तो तू फॉर्मूला लगा दे अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा, वहां से भी तू कर सकता है, या फिर तू सीधा कंपोनेंट से कर। तू बोलेगा सर जी देखो ये बताओ सारे फोर्सेस को एक्स और वाई में तोड़ लो। ऐसे सवाल आपको 12th क्लास में देखने के लिए मिलेंगे, जहां भिन्न भिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। ऐसे सवाल आपको न्यूटन ऑफ मोशन में भी देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, आपको उन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ऐसे सवाल आपको रोटेशन में भी डील करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट की जरूरत तो आपको पढ़ने ही वाली है, तो ध्यान से समझ लो एक बार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपोनेंट इन सबका रिजल्टेंट कैसे निकाले कंपोनेंट की मदद से, मैं कुछ लाइंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सारे फोर्सेस को एक्स और वाई में तोड़ लो, ठीक। जब एक्स के बारे में बात करो तो वाई को भूल जाओ, और जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ। मतलब एक्स में प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर ले, वाई को दिमाग निकाल कर बटोर ले, एक्स में क्या कहानी चल रही है, और वाई में चेक कर ले भाई साहब कितने फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे कि मैं तुझे यहां से दिखा रहा हूं, मैंने बोला सर ये एक्स एक्सिस ऑलरेडी है, 20 को तोड़ने की जरूरत है नहीं, मैंने कहा ठीक है। ये 10 है सर, 10 का कंपोनेंट इधर कितना जाएगा सर, इधर जाएगा 10 cos 60। 10 cos 60 कितना होता है 5। सर इधर कितना जाएगा 10 sin 60। 10 sin 60 कितना हो जाएगा, sin 60 √3/2 5√3। दैट मींस तू एफ नेट बोलेगा सर एक्स में कितना है 20 और 5 25 आई कैप, और ये कितना हो गया 5√3 जे कैप। बात समझ में आ रही है? ठीक, ये तेरा नेट फोर्स आ गया। 2 फोर्स अच्छी बात है, 3 फोर्स हो तो मेथड और अच्छा हो जाता है। कैसे? मैं तुझसे बोलूं भैया नेट फोर्स बता दे, तू कहेगा जी सबको तोड़ लो, मतलब एक एक करके तोड़ो। सर जी ध्यान से देखो, कहां पे तोड़ू मैं, चल ही तोड़ लेता हूं, देख यहीं पे। सब पहले इसको तोड़ो, ये जो है ये 10 है इधर, तो इधर कितना होगा 10 cos 60 जिसकी वैल्यू होगी 5। इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा 10 cos 60, इधर कितना आएगा 10 sin 60, 10 sin 60 हो जाएगा 5√3। इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं इस पर, ये ऑलरेडी 20 में, ये ऑलरेडी वाई एक्सिस में टूटा हुआ है, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा बोलेगा सर जी ये 20 है तो 20 को 20 ही रहने दो, मैंने कहा ठीक है, इसका भी काम खत्म। बचा 10√2। 10√2 यहां पर 45 डिग्री पर है, तो उसका रिजल्टेंट इधर कितना होगा 10√2 cos 45। cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस ये निकल कर आ जाएगा 10। और इसका कंपोनेंट नीचे कितना होता है सर 10√2 sin 45। sin 45 भी 1/√2 होता है, दैट मींस ये भी कितना निकल कर आ जाएगा 10। तो आप सीधा स्टेटमेंट लिखोगे सर एफ नेट बराबर, सर ये हो गया 15। सर एक्स में बात करो, एक्स में तो सर 15 ही है, तो 15 ही रहने दो सर, है एक्स में आई कैप, ठीक। वाई में सर जी देखो 20 ऊपर 10 नीचे, 20 से 10 कट गया, तो यहां से बचा 10 और यहां से बचा 5√3। ये ले खत्म कहानी, क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सवाल और ले लिया है, पर मैंने बोला कि सपोज ऐसे 1 2 3 4 वेक्टर हैं, तो कैसे आप इनका नेट रिजल्टेंट निकालोगे? भाई 4 क्या तू 40 ले ले, बस करना क्या है, जिस लाइन के साथ थीटा एंगल है उस तरफ कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। तो सीधा बोलेगा सर जी देखो अगर ये 10√2 है तो इसका कंपोनेंट करो, इधर कितना 10, इधर कितना 10, ठीक है। तो इसका काम तमाम। ये 10 है, ऊपर 10 cos 37 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8, इधर 10 sin 37 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है सर। ये 18 है तो 18 को 18 ही रहने दे, ठीक है सर। ये 20 है, 20 का कंपोनेंट इधर जाएगा 20 cos 37 जो कि होगा 16, और नीचे जाएगा 20 sin 37 जो कि हो जाएगा 12। अब तू अगर चेक करे तो ध्यान से देख, सही जा रहे हैं ना,
ओ चेक कर ले भाई, चेक कर ले, 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 बिल्कुल सही बात है। तो तू कितना बोलेगा सर? ये हो गया 26 और ये कितना हो गया? ये हो गया 24। इसका मतलब 26 आगे 24 पीछे, 2i कैप आगे की तरफ। ये कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया? 12। 18 और 12, 18 में से 12 गया 6j कैप। मतलब एफ नेट तेरा ये निकल के आ गया। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुझे बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, कि एफ नेट अगर तेरा आया 2i कैप प्लस 6j कैप, मैं कहूं कि ये वेक्टर आप जो है रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो इसका इस्तेमाल कम से कम 100 जगह होगा। आप किसी वेक्टर को ड्रॉ करके दिखा दो ये वेक्टर किधर होगा, तो आपको बस इतना करना है, ये ऐसा वेक्टर है जो आगे की तरफ 2 है, ये ऐसा वेक्टर है जिसका कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ 6 है। दैट मींस इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो 6 की तरफ ज्यादा झुका होगा। ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर। अगर मैं तुझसे पूछूं कि अगर सपोज ये एक्स एक्सिस था, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया सपोज अल्फा या थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ध्यान से सुनना, सीधा चुपचाप लिखना tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बटे बेस वाला कंपोनेंट। खत्म कहानी। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? बस इतना सा है। जैसे इसमें सवाल पूछे जाते थे, जैसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ध्यान से देखना, कि कोई ऐसा बोले कि सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, सपोज आदमी के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी किसी ने कह दी कि भाई साहब 3i कैप माइनस 4j कैप है। तो सवाल आता है कि बताओ छाता किधर लगाएं? ठीक, कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट, मतलब आदमी के रेस्पेक्ट में जो रेन आती हुई दिखाई दे रही है उसको इस वेक्टर पर आती हुई दिखाई दे रही है, तो छाता किधर लगाएं? तो पहले भैया, पहले ये वाला वेक्टर तो पहचानो। अगर तुमने वेक्टर पहचान लिया कि वेक्टर किधर है, तो उस हिसाब से छाता लगा देगा। बोले आओ कैसे पहचाने? मैंने कहा देख पहचान ले, देख भाई साहब। तो सपोज मैं इसको यहां पे माइनस कर दे रहा हूं, थोड़ा और फील आ जाएगी। यहां पे माइनस कर दे रहा हूं, -3 माइनस 4j कैप। ठीक, तो बोलेगा सर अगर आप ये वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हो, इधर है एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस, तो आप बोलोगे ये ऐसा वेक्टर है जो पीछे की तरफ 3 है और नीचे की तरफ 4 है। इसका मतलब ये वाला वेक्टर ये ऐसा वेक्टर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 4 के साथ समझाया था। ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी मेरे भाई जो डायरेक्शन है ना वो इधर है, इधर। ये तेरा वेक्टर जो है इस तरफ आ गया, ये वाला वेक्टर इधर आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, नहीं भाई मैन, जल्दीबाजी में गलती हो गई। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको अगर यहां पर मैं एक आदमी को खड़ा कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं कह दूं आदमी को इधर आती हुई दिखाई देगी बारिश की बूंदे। दैट मींस तुम बोलोगे यहां पर जितनी बारिश होगी वो ऐसे आती हुई दिखाई दे रही हो, लाइक दिस, ऐसे। ठीक, तो ये वाला एंगल अगर पूछा जाए, मैंने कहा भैया ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, थीटा बता दे कितना होगा, तो बिंदास बोलेगा सर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बटे बेस वाला 4/3, थीटा बराबर तेरा निकल कर आ गया 53 डिग्री। अब मैं तुझसे पूछूं भैया बता छाता कैसे लगाएगा, तो काइनेमेटिक्स में आप पढ़ोगे कि अगर आदमी ये है तो वो छाता देख ऐसे लगाए, ऐसे छाता लगा देगा, खत्म। इस प्रकार छाता लगा देगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और इस प्रकार छाता वाले सवाल हम काइनेमेटिक्स में फोड़ते हैं। मतलब समझ रहे हैं? ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज ड्रॉ करना कि वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद थोड़ा सा टाइम की कमी चल रही है, हाँ उसी प्रकार एक छोटा सा आर्टिकल हो रहा है, 2 मिनट का रिवीजन करा रहा हूं। सपोज किसी वेक्टर ने, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा वेक्टर था एक्स वाई प्लेन में, तो अलोंग द एक्स एक्सिस उसका कंपोनेंट आया था a cos थीटा और वाई एक्सिस तरफ चला गया था a sin थीटा। अगर कोई एक वेक्टर ऐसा है जो प्लेन के बाहर है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया गामा, मतलब ये वेक्टर ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और ये तो जेड एक्सिस होता इसके साथ गामा। तो इन दैट केस ax अगर आपसे पूछा जाए वही पहले की तरह ax मतलब इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस की तरफ वो तेरा आ जाएगा a cos थीटा, उसी प्रकार a cos बीटा, उसी प्रकार a cos गामा। ठीक, यहां पर अल्फा बीटा गामा हमने निकाला है, इसको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, डायरेक्शन कोसाइन। तुझे बस याद रखने वाली बात ये याद रखनी है कि cos अल्फा होता है ax अपॉन a, cos बीटा होता है ay अपॉन a, cos गामा होता है az अपॉन a। यहां पर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द x एक्सिस y एक्सिस एंड द z एक्सिस। जैसे इस पे एक सवाल ले लेते हैं, इस पे अगर मैं एक सवाल लूं, यहां पर ये मैंने क्वेश्चन लिखा वेक्टर ए दे दिया, बोला भैया इस वेक्टर ने बता दो ax के साथ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तुम बोलोगे ax अपॉन a।
एक से अपॉन ए का मतलब 3 बटे इसका मैग्नीट्यूड, ए इज द मैग्नीट्यूड, जो कि कितना है 5√2। खत्म कहानी। मैं बोलूंगा भैया वाई एक्स के साथ कितना बनाया 4/5√2, जेड एक्स के साथ 5/5√2। खत्म सवाल, बस इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था। और इसमें एक चीज और देखने के लिए मिलती है, अगर मैं इन सबका स्क्वायर कर दूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे ए है, ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का सम, ये तेरा क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तुमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ये कितना निकल के आता है भाई साहब 1 निकल के आता है। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर दूं, यहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर दूं और यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा पुट कर दूं, तो 1 1 1 3 बन गया। तो दैट मींस इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करो मैथमेटिकली तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का जो टर्म आता है वो तेरा निकल के आ जाता है। तो क्लियर है भाई। नेक्स्ट, ये भी चल रिवीजन हो गया, इसी बहाने रिवीजन तो सारे हो जा रहा है तेरा। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना। रिवीजन कर रहे हैं, क्या होता है इस पे तो टाइम है नहीं अपने पास, कैसे निकालते हैं ये देख ले। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ऐसे समझ सकता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहां पे दो प्रकार के सवाल बनते हैं, बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता है दोनों प्रकार में। कभी कभी 11वीं क्लास का बच्चा जो पहली बार पढ़ता है, मैं उसे बता दूं बेटा देख, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसमें दो तरह के सवाल छुपे हैं तेरे सामने। पहला सवाल कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी निकालते कैसे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर आपने ए डॉट बी निकाल लिया तो इसका मतलब यहां पे थीटा क्या है। थीटा मैं तुझे बता दूं, थीटा होता है इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां पर ए एंड बी बोथ आर द मैग्नीट्यूड, ठीक। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसमें ए क्या है, ये क्या है वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल। ये एक डेफिनेशन में ही बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। जैसे पहली चीज, सब ए डॉट बी निकालते कैसे हैं, तो ए डॉट बी निकालने का तरीका मैं तुझे यहां पे बता देता हूं। ए डॉट बी कैसे निकालोगे, सपोज ये वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कुछ मत का, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये माइनस है तो -12 प्लस 5 पंजे 25 बराबर 25। ऐसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। मतलब अगर सपोज मैं तुझे एक ऐसी क्वेश्चन दे दूं, मैंने बोला 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, और मैं तुझसे कह दूं भाई साहब वेक्टर बी है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 20k कैप, मैं कहूं कि भैया तू मुझे निकाल के दिखा या तो a डॉट बी या फिर b डॉट ए, दोनों का मतलब एक ही है। सर डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ, तो आप सीधा बोलोगे सर डॉट निकालने का तरीका होता है सर i कैप है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करते 6 × 18 प्लस सर 8 × 5 = 40, सर 10 × 20 बराबर कितना हो गया 200। खत्म कहानी, ठीक। तो ये तो हो गया भाई साहब डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। अब आया कि सर डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, अब इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी। मान ले तुझसे पूछ लिया कि भाई साहब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, मान ले तुझसे पूछ लिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक। तो तुझे पता है कि सर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, दैट मींस कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। तो इसका मतलब यहां से दो वेक्टर के बीच का एंगल तो निकाल सकता है। जैसे कि मैंने सवाल दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, मैंने तुझसे पूछा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो क्या बोलेगा सर ए डॉट बी बाई ए बी। पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकाल ले, कितना 12 - 12 प्लस 25, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया बटे। अब ध्यान से देख, ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई बाई, इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 5√2। मैंने डाटा ही ऐसा लिया है कि सेम आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 और नीचे आ गया 25, ये 1/2 आ गया, चेक करके देख ले। इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। खत्म कहानी, क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ और टर्म्स भी हैं कि सर आई डॉट आई निकाल के बताओ, आई थिंक ये बातें आपको पता होगी, नहीं तो आप निकाल सकते हो। अगर वेक्टर ए आई कैप लिख ले, वेक्टर बी भी आई कैप लिख ले, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, आई कैप के बीच का एंगल भी तेरा हो गया 0, तो 1 गुणा cos 0 तेरा बन जाएगा 1। इसका मतलब आई डॉट आई निकाल या जे डॉट जे निकाल या के डॉट के निकाल, इन सबका जो वैल्यू आता है वो क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। उसी प्रकार अगर तू कभी किसी ए वेक्टर का खुद के वेक्टर के साथ डॉट निकालेगा तो वो ए स्क्वायर आता है, इस बात को तू याद रखना। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग, एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल ऐसी मैंने लिखा है प्रैक्टिस के लिए,
ताकि जो 11th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है वो एटलीस्ट समझ पाए कि मतलब क्या है। कि सपोज तुझे वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, उसने पूछा भैया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बता दे। तेरे सामने ऐसे सवाल बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। दिमाग ज्यादा मत लगाना, चुपचाप याद करना कि सर जी ने बोला था ए की फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। चुपचाप वैल्यू पुट कर दो। ए डॉट बी का मतलब हो गया निकालना तेरे को आता है यहां से ए डॉट बी। सर ये हो गया 3, सर ये हो गया 1 में 1 इंटू माइनस 1, और ये हो गया 3 में से माइनस बन गया, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया -3, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √11, बड़ा खतरनाक जा रहा है, इंटू बी इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इसका 1, 9 और 1 10 और 1 11 √11 इंटू कॉस थीटा। दैट मीन्स कॉस थीटा तो सीधा बोल देगा, निकल के आ जाएगा -1/11। जो भी आंसर आ रहा है मुझे हमसे मतलब नहीं है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस सर, नीचे कमेंट जरूर टाइप करें, यस सर अगर मुझे कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं निकाल लूंगा, मुझसे उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछेगा, उस वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर पूछेगा, मैं वो भी निकाल लूंगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछेगा वो भी निकाल लूंगा, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लूंगा। इतना बेसिक की हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब इसमें एक चीज और यहां पर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं जिसमें अक्सर बच्चे को डाउट रहता है। और हाँ एक बात और रह गई यार, सॉरी, क्या कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों 0 होता है? दो वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और थीटा 90 हो गए तो cos 90 क्या बन जाएगा भाई साहब? 0 बन जाएगा। तो अगर तुझसे आई डॉट जे पूछा जाए या जे डॉट के पूछा जाए, समझ गया ना क्या कह रहा हूं? आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ और जे कैप वाई एक्सिस की तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक, उसी प्रकार कोई भी दो वेक्टर हो जिनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इस पे एक सवाल देख ले, ऐसे क्वेश्चन भर के आपको अपनी डीपीपीस में सब जगह देखने के लिए मिलते हैं। एक सवाल मैंने लिया प्रैक्टिस कराने के लिए, उन्होंने बोला ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो अल्फा की वैल्यू बता दो। तू कहेगा जी देखो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। डॉट प्रोडक्ट निकालना तुझे आता है, ये 2i कैप ये 4j कैप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, ये 3j कैप ये -4 तो -3 मल्टीप्लाई ऐसे करोगे 3 गुणा -4। ठीक है भाई साहब, और ये 8 है और इधर अल्फा है 8 अल्फा बराबर 0, दैट मींस 8 - 12 + 8 अल्फा बराबर 0। सॉल्व करके जो भी आंसर निकल के आ जाएगा अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है? चलो अब चलते हैं सबसे वन ऑफ द मुश्किल आर्टिकल की तरफ जिसमें बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे बोलूं भाई इधर एक वेक्टर बी है, इधर एक वेक्टर ए है, और ये एंगल हमको नहीं पता, बस ऐसे दे दिया उसने। ठीक, उसने बोला भाई वेक्टर ए दे दिया सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी सपोज दे दिया i कैप प्लस j कैप। ऐसे दो वेक्टर उसने थमा दिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन है फाइंड द, ये लास्ट आर्टिकल चलता है वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ए का कंपोनेंट बी की तरफ बताओ। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो इधर वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना हो जाएगा मेरे भाई? ए कॉस थीटा। तो तेरा आंसर आ जाएगा ए कॉस थीटा। मैं तुझसे चाहता हूं, मैंने कहा भाई ए कॉस थीटा ए साइन थीटा मत कर, मुझे तू वैल्यू और वेक्टर फॉर्म में आंसर बता। मुझे तू ये बता वेक्टर फॉर्म में कितना आंसर होगा, ये मत चमका ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो तुम बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, हमने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, दैट मींस ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बाई बी। बी को मैं इधर ले गया, ए कॉस थीटा मुझे लिखना है। तुम बोलोगे सर ए कॉस थीटा ए डॉट बी बाई बी, ए डॉट बी कितना होगा? 3 + 4 कितना हो गया? 7 बटे क्या नीचे कौन है भाई साहब? बी। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √2। तुम बोलोगे सर 7/√2। ऐसे निकालते हैं। आगे बात समझ में? मैं बोलूं नहीं, मैं खुश नहीं हूं उससे, हमको तो वेक्टर फॉर्म में निकाल के बताओ तब हम माने। वेक्टर फॉर्म तुम बोलोगे सर जी देखो वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की तरफ जो भी आया है उसका मैग्नीट्यूड 7/√2 है। मैं कहूं मुझे वेक्टर फॉर्म में बता, वो कहेगा वेक्टर फॉर्म में, तो सर एक काम करो इसको लाठी थमा दो, इसको यूनिट वेक्टर थमा दो। मैंने कहा किधर? बोले कह रहे हो अलोंग बी, मतलब आप बी की तरफ वेक्टर जानना चाहते हो तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ इतने मैग्नीट्यूड का आएगा, और वेक्टर चाहिए तो भैया उसकी दिशा थमा दे, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे अब तो सवाल तू कर ही लेगा, अब सवाल में कोई दम नहीं बचा। बी कैप का मतलब क्या हो गया? बी कैप का मतलब हो गया सर आई कैप प्लस जे कैप,
बाई रूट 2। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/2 आई कैप प्लस जे कैप। आगे बात समझ में? और अगर मैं तुझसे यहां पर एक चीज और देख ले, ये भी मैं रिवीजन करा देता हूं। अगर ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ए का कंपोनेंट अगर हमने बी की तरफ बोला था कि सर ये आया था ए कॉस थीटा, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक। इसको मैंने बोल दिया ए पैरेलल। ए पैरेलल मतलब कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, तो इसका एक दूसरा कंपोनेंट इधर भी तो होगा, ए परपेंडिकुलर। मैंने कहा हाँ भैया इधर भी होगा। तो अगर तू सिंपल वेक्टर का जो ट्रायंगल लगाए, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, लाल वाला वेक्टर प्लस पीला वाला वेक्टर बराबर वेक्टर ए बन जाएगा। तो दैट मींस तू लिख सकता है वेक्टर ए बराबर ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर। दैट मींस ए परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस ए पैरेलल। अरे क्या बता रहे हो? मैंने कहा भैया मैं ये बता रहा हूं कि अगर तुमसे ये प्रश्न पूछा गया कि वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की तरफ बताओ मैग्नीट्यूड वाइज, तो तूने आंसर दे दिया। वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी की तरफ बताओ डायरेक्शन वाइज, तूने आंसर दे दिया। लेकिन अगर वो ये पूछता कि वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर बताओ, तो या तो तू आंसर देता ए साइन थीटा, लेकिन मैं तुझसे कहता मुझे तो तू ये बता, मुझे तो वेक्टर फॉर्म में बता। तो ए साइन थीटा तो तू एक नंबर निकालता ना, नंबर। मैं तुझसे कहता मेरे को तो वेक्टर फॉर्म में बता, तो फिर वेक्टर फॉर्म में तू ए साइन थीटा से आंसर नहीं निकाल पाता। तो उसका बढ़िया तरीका है सर ये निकाल तो दिया हमने, ये क्या सर ए परपेंडिकुलर मतलब सर वेक्टर ए में से ए पैरेलल वाला घटा दो। मतलब वेक्टर अभी हम लोगों ने देखा था कितना आया था सर 3i कैप प्लस 4j कैप था, इसमें से ये घटा दो जो हमने अभी निकाला था। कहां निकाला था भाई? ये वाला वेक्टर पैरेलल वाला। ओ सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है। कहां गया? आई कैप प्लस ए कैप, खत्म कहानी। अब तुम कहोगे सर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? मैंने कहा इसकी जरूरत पड़ेगी ना जो बच्चे सर्कुलर मोशन तक पहुंच गए हैं उन्होंने वहां पे देखा होगा सर्कुलर मोशन में हमने एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करे थे। एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होता है उसको हमने बोला था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को चेंज करता था। और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता था उसको हम लोगों ने बोला था नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो बेसिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता था। तो सर्कुलर मोशन में हम पूरा निकाला करते थे कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दे, नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दे। वो सारे सवाल अब तेरे यहां बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर मैं तुझसे कह दूं भाई साहब ये एक्सेलरेशन है और मैं तुझसे कह दूं भैया ये वेलोसिटी है, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सर इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी। यही तेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये प्रॉपर तेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये जो प्रॉपर था वो तेरा क्या आ जाएगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक। तो उसके बाद और गेम खेल देगा। गेम खेलना मतलब जैसे आपने देखा होगा जिन बच्चों ने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है वो शायद जानते हो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो इसी सवाल को स्टाइल मार के पूछ लेगा, कहते भाई एक्सेलरेशन इतना है, वेलोसिटी इतना है, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब तुझे हमारे लैंग्वेज को क्रैक करनी पड़ेगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की डेफिनेशन क्या है, ये किसकी डेफिनेशन होती है? बोले सर ये तो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो दैट मींस वो आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जानना चाह रहा है। बात समझ मारी? खैर ये सब बातें तो सर्कुलर मोशन की, अभी तो आप इस बात पे फोकस करो कैसे यहां पर आप जो है कंपोनेंट यहां पे निकाल पा रहे हो। बेटा जितना मुझे टाइम कंस्ट्रेंट दिया गया था उस टाइम कंस्ट्रेंट में आई थिंक इतना ही कवर हो पाया। कैलकुलस आपका बच गया। कैलकुलस में आपको नेक्स्ट वीडियो बना के मैं कैलकुलस आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक, इसमें वेक्टर समाप्त हो गया। आई थिंक मैंने सारे पार्ट यहां पे कवर कर लिए हैं। बेटा ये पढ़ाने वाली सीरीज नहीं है, ये रिवीजन कराने वाली सीरीज है। वैसे वेक्टर जो है 10 से 10 लेक्चर तो लगते ही हैं। आई होप मैंने यहाँ पर 1 सवा घंटे में जितना बेस्ट यहाँ पर रिवीजन पॉसिबल हो सकता था, काम का जितना फिजिक्स में आवश्यकता है वो सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर आपको बता दी। अरे एक चीज बच गई यार, क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी देख ले। ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। खुद में एक वेक्टर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर सी। मतलब क्या है, ध्यान से सुन। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई इधर है कोई वेक्टर ए, इधर है कोई वेक्टर बी, आप चाहते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ठीक है भाई साहब, तो ए क्रॉस बी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, खुद में एक वेक्टर आता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो एक नंबर आया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो खुद में एक वेक्टर आएगा। और अगर वो वेक्टर आएगा तो आपका पूरा फर्ज है ये जानना कि सर जो वेक्टर आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है सर। और जो वेक्टर आएगा
उसकी डायरेक्शन किधर होती है? मैंने कहा भैया उसकी डायरेक्शन होती है ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। मतलब भैया ए से राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन दिखाते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब सी वेक्टर क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, उंगलियां घुमाओ, जो अंगूठा होगा बाहर की तरफ, इसका मतलब सी वेक्टर हमारा किधर आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। मेक श्योर इसकी जरूरत आपको सर्कुलर मोशन से पहले तक नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत बेसिकली रोटेशन मोशन में पड़ेगी। सर्कुलर मोशन भी बिना सर्कुलर पूरा सर्कुलर मोशन भी आप चाहो तो बिना क्रॉस प्रोडक्ट के पढ़ सकते हो, इसकी जरूरत रोटेशन मोशन में पड़ेगी। आप चाहो तो अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हो, इसको बाद में पढ़ना जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा सर्कुलर मोशन या आपका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके सर जैसे आपको पढ़ा रहे हो उस हिसाब से उसको उस वक्त ही पढ़ लेना, उस वक्त में तेरे को समझ में आ जाएगा। इसमें काम की चीजें ये है कि आई क्रॉस जे अगर आपसे पूछा जाता है तो आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के बराबर होता है आई और के क्रॉस आई बराबर होता है जे। ये एक साइकिल होती है, मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। आई जे के आई जे के आई जे के, जबान से 4-5 बार बोलो। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, आई क्रॉस जे इज के। मतलब सीक्वेंस में चलो, और अगर वो उल्टा पुल्टा खेल रहा है तो माइनस लगा दो। मतलब अगर वो कहते भैया मुझे तो जे क्रॉस आई बताओ, तो जे के बाद तो के आता है, वो पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस के, खत्म कहानी। इसमें क्वेश्चन भी देख ले, अगर मैं तुझसे ऐसा बोलूं कि वेक्टर ए बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी बराबर है 3i कैप प्लस 6j कैप, मैंने पूछा भैया ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2i कैप प्लस 3j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हमको चाहिए 3i कैप प्लस 6j कैप के। मैंने कहा ठीक है सर, यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है, ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज ए बी साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 हो गया इफ, तो दैट मीन साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी तेरा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। सर इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ क्या होता है? 0। आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ क्या, आई का क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ क्या होता है? 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ क्या होगा मेरे भाई? 0। खुद का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ 0, क्योंकि खुद के और खुद के बीच में एंगल 0 हो जाएगा और साइन 90 तेरा 0 बन जाएगा। दैट मींस आप यहां पर बोलोगे इसके बाद, बोले सर अगर आप ए क्रॉस भी निकालना चाहते हो तो सर चुपचाप लिखो सर 2i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप के साथ 0, 2i का क्रॉस प्रोडक्ट 6j कैप के साथ 2, 6 दूनी 12, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, आई क्रॉस जे क्या होता है? k कैप प्लस 3 तिया 9, 3 गुणा 3 9, जे का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, जे का आई के साथ उल्टा हो जाएगा माइनस के कैप, जे का जे के साथ प्लस 0। सॉल्व करके आंसर निकाले, 12 में से 9 गया, कितना गया? 3 के कैप इज द आंसर। चेक करके देख ले, ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और उसके भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो चलो बेटा, ये टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से जो है इतना ही पॉसिबल था। आई थिंक मैंने यहाँ पे सारे पार्ट आपके कवर कर लिए हैं। देख पूरा पढ़ाने के लिए तो 10 से 15 घंटे, 10 से 15 लेक्चर चाहिए, 10 लेक्चर तो कम से कम चाहिए। हमारे पास बस एक घंटे का स्लॉट था, उसमें मैंने यहाँ पे जितना बेस्ट रिवीजन हो सकता था करा दिया। बस इतना तो कर लेगा तो फिजिक्स में तेरी जो है आगे कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है कि भाई साहब कैलकुलस हम लोग कवर करें नेक्स्ट लेक्चर में, कैलकुलस बच गया है। कितने लोगों को कैसे समझ में आया नीचे जरूर बताइएगा, ठीक? और हाँ, अटेंडेंस लगाओ, आई बात समझ में? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई साहब कैलकुलस या काइनेमेटिक्स में। टेक केयर, जुड़े रहिए, मस्त रहिए।